नमस्ते। तो आज हम सोशल फार्मेसी का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि पोषण और स्वास्थ्य। ये एक पूरा चैप्टर वाइज लेक्चर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसे हमने 5 मेन सेक्शंस में बांटा है। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम न्यूट्रिशन और हेल्थ की बेसिक बातें समझेंगे। फिर सेक्शन 2 में हम हेल्थ के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे। सेक्शन 3 में हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी ज़रूरी पोषक तत्वों को समझेंगे। सेक्शन 4 में भोजन का क्या रोल है और उससे ऊर्जा कैसे मिलती है, ये देखेंगे। और आखिर में सेक्शन 5 में हम फूड क्वालिटी और सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की परिभाषा को समझते हैं। पहली लाइन है, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि पोषण एक जैव रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी जीव अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन का इस्तेमाल करता है। अगली लाइन, इट इंक्लूड्स इंजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, यानी इस पूरी प्रक्रिया में कई स्टेप्स होते हैं, जैसे भोजन को शरीर के अंदर लेना, फिर उसे सोखना, उसे शरीर का हिस्सा बनाना, नए पदार्थ बनाना, पुराने पदार्थों को तोड़ना और आखिर में जो बेकार पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना। ये सब पोषण का ही हिस्सा है। Nutrition is a method in which the food is consumed by the organisms into the body and utilizing the nutrients from the food. सरल शब्दों में कहें तो पोषण एक तरीका है जिसमें कोई भी जीव भोजन को अपने शरीर में लेता है और उस भोजन से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करता है। अब हेल्थ की परिभाषा देखते हैं। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and absence of disease. इसका मतलब है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ हो। The oldest definition of health is the absence of disease, यानी पहले स्वास्थ्य की जो सबसे पुरानी परिभाषा थी वो बस इतनी थी कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। अच्छा, अब हम हेल्थ के प्रकारों को समझते हैं। देखिए, हेल्थ के 4 मुख्य प्रकार होते हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। और हाँ, एग्जाम के लिए इन्हें याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आप PMSS याद रख सकते हैं, जिसका मतलब है पीपल मस्ट स्टे स्ट्रांग। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल हेल्थ को देखते हैं। It is defined as the state in which every cell and every organ is functioning at optimum capacity and in perfect harmony with the rest of the body. इसका मतलब यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसमें हमारे शरीर की हर एक कोशिका और हर एक अंग अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है और शरीर के बाकी हिस्सों के साथ एकदम सही तालमेल में है। Physical health indicates that all body organs are structurally and functionally in a normal state and their organ systems. मतलब शारीरिक स्वास्थ्य ये बताता है कि हमारे शरीर के सभी अंग अपनी बनावट में भी और अपने काम में भी बिल्कुल सामान्य अवस्था में हैं। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, यानी मानसिक स्वास्थ्य की। It is defined as a state of balance between the individual and the surrounding world, including the environment, and a state of harmony between oneself and others. इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति और उसके आसपास की दुनिया के बीच एक संतुलन की स्थिति है और साथ ही व्यक्ति का खुद के साथ और दूसरों के साथ एक अच्छा तालमेल बना हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ स्थितियां हैं, जैसे न्यूरोसिस, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया। अब हेल्थ का तीसरा प्रकार है सोशल हेल्थ। It is defined as the quantity and quality of an entire personality and the extent of involvement with the community. सिंपल शब्दों में कहें तो सामाजिक स्वास्थ्य ये बताता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और वो अपने समाज या समुदाय के साथ कितना जुड़ा हुआ। स्वास्थ्य का चौथा और आखिरी प्रकार है स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य। It is the connection with the spiritual soul which directs the person toward the right thing and keeps them away from bad habits. इसका मतलब है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य व्यक्ति का उसकी आत्मा के साथ एक जुड़ाव है, जो उसे सही काम करने की प्रेरणा देता है और गलत आदतों से दूर रखता है। Spiritual health refers to the part of the individual which reaches for the purpose of life. यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य व्यक्ति के उस हिस्से को दिखाता है जो अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजने की कोशिश करता है। तो अब हम अपने तीसरे सेक्शन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर आ गए हैं और शुरुआत करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से। Macronutrients are essential nutrients the body needs in large quantities to remain healthy. इसका मतलब है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जरूरी पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। Macronutrients provide the body with energy, help prevent disease and allow the body to function correctly.
ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं और शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इनको याद रखने का एक मज़ेदार तरीका है पीपल फैंसी कार्ब्स। तो चलिए प्रोटीन से शुरू करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। दे हेल्प इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। इसका मतलब है कि प्रोटीन अमीनो एसिड की एक लंबी चेन से बने होते हैं और ये शरीर के टिश्यूज की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस में मदद करते हैं। रिक्वायरमेंट 10 to 35%, यानी हमारी डाइट का 10 से 35% हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। सोर्सेज: मीट, चिकन, फिश, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सोया। इसके स्रोत हैं मांस, चिकन, मछली, मेवे, बीज, साबुत अनाज, बीन्स, अंडे, दूध से बने प्रोडक्ट्स और सोया। हमारा अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स यानी वसा। दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी। इसका मतलब ये है कि फैट्स हमारी डाइट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो शरीर को ऊर्जा भी दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट 20 to 35%। हमारी डाइट का 20 से 35% हिस्सा फैट्स होना चाहिए। सोर्स: ऑयली फिश, ओलिव ऑयल, नट्स, मीट, बटर एंड चीज। इसके स्रोत हैं ऑयली मछली, जैतून का तेल, मेवे, मांस, मक्खन और पनीर। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर अ प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेवरल बॉडी टिश्यूज एंड द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के कई टिश्यूज के लिए ऊर्जा का सबसे पसंदीदा स्रोत हैं और खास तौर पर हमारे दिमाग के लिए तो ये ऊर्जा का मेन सोर्स है। रिक्वायरमेंट 45 to 65%। इनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है हमारी डाइट का लगभग 45 से 65% हिस्सा। सोर्सेज: राइस, पोटैटो, कॉर्न, हनी, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, शुगर एटसेट्रा। इसके स्रोत हैं चावल, आलू, मक्का, शहद, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, चीनी वगैरह। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर। दे आर वन ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स। दे इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसका मतलब है कि ये भी पोषक तत्वों का एक मुख्य समूह है जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है और इसमें विटामिन्स और मिनरल्स शामिल होते हैं। The content of each food is different, so it's best to eat a variety of foods to get enough vitamins and minerals. हर खाने की चीज़ में इनकी मात्रा अलग-अलग होती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अलग-अलग तरह का खाना खाएं ताकि हमें सारे vitamins और minerals मिल सकें। They are critical for several important functions in your body and must be consumed from food. ये हमारे शरीर में बहुत सारे ज़रूरी कामों के लिए चाहिए होते हैं और इन्हें हमें भोजन से ही लेना पड़ता है। अब पानी के महत्व को समझते हैं। Water is the universal solvent used in most of the reactions and product formation. इसका मतलब है कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल शरीर में होने वाली ज़्यादातर रिएक्शंस में होता है। Water is neutral in nature, but in reactions it shows amphoteric properties, acid as well as base. पानी वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन रिएक्शंस के दौरान ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। डेली रिक्वायरमेंट 2.5 to 3.5 लीटर्स पर डे इन अडल्ट ह्यूमन। एक वयस्क इंसान को रोजाना करीब 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। आइडियल प्रॉपर्टीज: कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। एक अच्छे पानी के गुण हैं कि वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होना चाहिए। चलिए अब पानी के कुछ जरूरी कामों को देखते हैं। पहला, हेल्प इन डाइजेशन, यानी ये पाचन में मदद करता है। Initially, when we consume food, then watery saliva helps in the lubrication and breaks down the food into smaller particles. इसका मतलब है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी लार, जिसमें पानी होता है, खाने को मुलायम बनाती है और उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। पेट और आंत में भी पानी खाने को पचाने में मदद करता है। पानी हमारे मल को भी नरम बनाता है, जिससे वो आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा, इन सर्कुलेशन, यानी परिसंचरण में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द blood/lymph vessels from the stomach and intestine directly move from one part to another part of the body. This is possible due to the watery nature of blood and lymph. इसका मतलब है कि जो पोषक तत्व पेट और आंत से खून में सोखे जाते हैं, वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खून के जरिए ही पहुंचते हैं, और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारा खून भी ज्यादातर पानी ही होता है। तीसरा है ऑर्गन फंक्शनिंग, यानी अंगों के कामकाज में। Each and every organ requires water for its proper working and metabolism. हमारे शरीर के हर अंग को, जैसे कि दिमाग, दिल, फेफड़े, किडनी, लिवर, इन सब को ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी का चौथा महत्व है रेगुलेशन इन बॉडी टेम्परेचर, यानी ये शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन।
पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे गर्मियों में पसीने के रूप में पानी शरीर को ठंडा रखता है और सर्दियों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा है जॉइंट एंड मसल्स एक्टिविटी, यानी जोड़ों और मांसपेशियों की गतिविधि में। फॉर द एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी मांसपेशियों और जोड़ों की एक्टिविटी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ये जोड़ों के बीच लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे घर्षण नहीं होता। और छठा है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स स्लैश एक्सक्रीटरी मैटर्स, यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटरी फ्लूइड, एक्स, यूरिन, स्वेट। शरीर के ज़्यादातर जहरीले और बेकार पदार्थ पानी के रूप में ही शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे कि पेशाब और पसीने के जरिए। अब एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। Fortification is the practice of deliberately increasing the content of one or more micronutrients, like vitamins and minerals, in a food or condiment to improve the nutritional quality of the food supply and provide a public health benefit with minimal risk to health. इसका मतलब है फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी खाने की चीज में जानबूझकर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन और मिनरल्स को मिलाया जाता है ताकि उस खाने की पौष्टिकता बढ़ जाए और लोगों के स्वास्थ्य को फायदा हो। इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट, रिड्यूस एंड कंट्रोल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। इसका महत्व यह है कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को रोकने और उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। It may be used for the correction of micronutrient deficiency in the general public, like children, pregnant women. इसका इस्तेमाल आम लोगों जैसे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। Examples of fortified food: fortified milk rich in vitamin A and D, यानी ऐसा दूध जिसमें विटामिन A और D मिलाया गया हो। Fortified grains, wheat, pulses with vitamins, यानी अनाज जैसे गेहूं और दाने जिनमें vitamins मिलाए गए हों। Fortified salts, iodine plus iron, यानी नमक जिसमें आयोडीन और आयरन मिला हो। और fortified oil and घी, यानी तेल और घी जिनमें अलग से पोषक तत्व मिलाए गए हों। अब हम फाइबर्स के महत्व को समझेंगे। Fibers are essential substances needed for digestion, excretion and proper function of the body. इसका मतलब यह है कि फाइबर्स ऐसे ज़रूरी पदार्थ हैं जिनकी ज़रूरत हमें पाचन, मल त्याग और शरीर के सही कामकाज के लिए होती है। Generally, fibers are made up of the cellulose or lignin of plant parts. आमतौर पर फाइबर्स पौधों के हिस्सों जैसे सेल्यूलोज या लिग्निन से बने होते हैं। Cellulose is not digested in the body. So, on the basis of digestion, fibers are divided into two categories. अब देखिए, सेल्यूलोज हमारे शरीर में पच नहीं पाता, इसलिए पाचन के आधार पर फाइबर्स को दो तरह से बांटा गया है। पहला है A, soluble fibers, यानी घुलनशील फाइबर। These contain less cellulosic components and are easily digested in the body to form a gel-like substance. इनमें सेल्यूलोज कम होता है और ये शरीर में आसानी से पचकर एक जेल जैसा पदार्थ बना लेते हैं। This slows down the process of digestion. इससे पाचन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। Example: seeds, beans, apple, nuts and some citrus fruits. इसके उदाहरण हैं बीज, बीन्स, सेब और मेवे। दूसरा प्रकार है B, insoluble fibers, यानी अघुलनशील फाइबर। These contain more cellulosic components and are not digested. इनमें सेल्यूलोज ज्यादा होता है और ये पचते नहीं हैं। They pass through the stomach virtually unchanged and aid in the process of digestion. ये पेट से लगभग बिना बदले ही गुजर जाते हैं और पाचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। Example: cereals, papaya, banana and some vegetables. इसके उदाहरण हैं अनाज, पपीता, केला और कुछ सब्जियां। चलिए अब फाइबर्स के कुछ मुख्य कामों को देखते हैं। पहला, हेल्प इन डाइजेशन, यानी पाचन में मदद। फाइबर एड्स इन डाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग बल्क टू द फूड। फाइबर भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे पाचन में मदद मिलती है और भोजन को शरीर से बाहर निकालने में भी आसानी होती है। दूसरा, मेंटेन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बनाए रखते हैं। इन अ बॉडी, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ईजिली रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, but due to fibers, the unwanted cholesterol is bound with the fiber and is easily removed from the body. हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल आसानी से बाहर नहीं निकलता, लेकिन फाइबर की वजह से जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो फाइबर से चिपक जाता है और आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। तीसरा है मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करना। By aiding in digestion, fibers allow the absorption and expulsion of essential materials, which helps them regulate blood sugar levels.
पाचन में मदद करके फाइबर जरूरी चीजों के सोखने और बाहर निकलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। और चौथा है प्रिवेंशन इन जीआईटी इन्फेक्शंस, यानी ये पेट और आंत के इन्फेक्शन से बचाते हैं। Sometimes problems like indigestion, constipation, etc. lead to infections in the gastrointestinal tract. कई बार अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से पेट और आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, और ऐसी हालत में डॉक्टर्स ज़्यादा फाइबर वाले फल या सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। तो अब हम सेक्शन 4 पर आ गए हैं, फूड्स रोल एंड एनर्जी। यहाँ हम दो बहुत ज़रूरी टर्म्स को समझेंगे, कैलोरिफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। पहले कैलोरिफिक वैल्यू। Calorific value is defined as the amount of energy produced by the complete combustion of 1 gm of food material or substances in the calorimeter. इसका मतलब है कि जब हम 1 ग्राम खाने को एक मशीन, जिसे कैलोरीमीटर कहते हैं, में पूरी तरह से जलाते हैं तो उससे जितनी ऊर्जा निकलती है उसे उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। अब फिजियोलॉजिकल वैल्यू। Physiological value is defined as the amount of energy produced by the complete combustion of 1 gm of food material or substances in the respiratory mechanism in the human body. इसका मतलब है कि जब हमारे शरीर के अंदर 1 ग्राम खाना पूरी तरह से पचता है तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उसे उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4.0 और कैलोरिफिक वैल्यू है 4.1। फैट के लिए फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 9.0 और कैलोरिफिक वैल्यू है 9.45। और प्रोटीन के लिए फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4.0 जबकि कैलोरिफिक वैल्यू है 5.65। तो आप देख सकते हैं कि कैलोरिफिक वैल्यू हमेशा फिजियोलॉजिकल वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में खाने का पाचन 100% नहीं हो। तो अब हम भोजन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है। They consist of other nutrients used in the body of an organism to sustain growth and vital processes and to furnish energy. भोजन में वो पोषक तत्व होते हैं जिनका इस्तेमाल शरीर अपनी ग्रोथ के लिए, जरूरी काम करने के लिए और ऊर्जा पाने के लिए करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। भोजन को उनके काम के हिसाब से बांटा गया है। पहला है ए, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन। These foods are rich in carbohydrates and fats. They supply heat and energy to the body. ये वो खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होता है। ये शरीर को गर्मी और ऊर्जा देते हैं। एग्जाम्पल, शुगर, हनी, जेली, जैसे कि चीनी, शहद और जेली। भोजन का दूसरा प्रकार है बी, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी शरीर बनाने वाला भोजन। These are foods rich in proteins. They are required for body building and are anabolic foods. ये वो भोजन हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इनकी ज़रूरत शरीर के निर्माण के लिए होती है, जैसे मसल्स बनाना। एग्जाम, मीट, फिश, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एग्स, मिल्क एट्सेट्रा, जैसे कि मांस, मछली, दालें, तेल, बीज, अंडे, दूध वगैरह। और तीसरा है सी, प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी सुरक्षा देने वाला भोजन। These are foods rich in proteins, vitamins, minerals, and water. They provide material for repair in the body as wear and tear goes on constantly and are required for the maintenance and regulation of tissue functions. ये वो भोजन है जिनमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी भरपूर मात्रा में होता है। ये शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते हैं और हमारे टिश्यूज़ के काम को सही से चलाने में मदद करते हैं। एग्जाम, मिल्क, एग्स, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके उदाहरण हैं दूध, अंडे, लिवर, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। सबसे पहले समझते हैं कि फूड सेफ्टी या फूड हाइजीन क्या है। द रूटीन इन द प्रिपरेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड मेंट टू प्रिवेंट फूड-बॉर्न इलनेस एंड इंजरी। इसका मतलब है ये भोजन को बनाने, उसे संभालने और उसे स्टोर करने का वो तरीका है जिससे भोजन से होने वाली बीमारियों और नुकसान से बचा जा सके। अब WHO के अनुसार खाद्य सुरक्षा के 5 नियमों को देखते हैं। पहला, ए, प्रिवेंट कंटैमिनेटिंग फूड विद पैथोजेंस स्प्रेडिंग फ्रॉम पीपल, पेट्स एंड पेस्ट्स। इसका मतलब है अपने भोजन को लोगों, पालतू जानवरों और कीड़े मकोड़ों से फैलने वाले कीटाणुओं से बचाकर रखें। दूसरा, बी, सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड्स टू प्रिवेंट कंटैमिनेटिंग द कुक्ड फूड्स। कच्चे और पके हुए खाने को हमेशा अलग अलग रखें ताकि कच्चे खाने के कीटाणु पके हुए खाने में ना जाएं। तीसरा, सी, कुक फूड्स फॉर द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ टाइम एंड एट द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू किल पैथोजेंस। कीटाणुओं को मारने के लिए भोजन को सही समय तक और सही तापमान पर पकाएं। चौथा, डी,
स्टोर फूड एट द प्रॉपर टेम्परेचर, भोजन को सही तापमान पर स्टोर करें। और पांचवा, ई, यूज सेफ वाटर एंड सेफ रॉ मटेरियल्स, हमेशा साफ पानी और सुरक्षित कच्ची सामग्री का ही इस्तेमाल करें। अब दो और जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है फूड अडल्टरेशन, यानी खाद्य मिलावट। It is defined as the process of adulterating food or contamination of food materials by adding a few substances which are collectively called adulterants. इसका मतलब है भोजन में मिलावट करना या कुछ ऐसे पदार्थ मिलाकर उसे खराब करना जिन्हें हम मिलावटी पदार्थ या adulterants कहते हैं। Example, milk can be diluted by adding water to increase its quantity. जैसे दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला देना, एक तरह की मिलावट है। दूसरा है artificial ripening, यानी कृत्रिम रूप से पकाना। It is the process when harvested fruits are subjected to treatment without considering their maturity status besides the quantity of ripening agent required to induce ripening for better cosmetic quality and appearance. ये वो प्रक्रिया है जब तोड़े गए फलों को, चाहे वो कच्चे ही क्यों ना हो, केमिकल लगाकर पकाया जाता है ताकि वो जल्दी पक जाएं और दिखने में सुंदर लगें। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हर एक किलो पर केमिकल का छिड़काव हो रहा है ताकि वो पीले हो जाएं। चलिए अब कृत्रिम रूप से पकाने के क्या असर होते हैं ये देखते हैं। पहला, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। The appearance of artificially ripened fruits improves, but properties like taste, smell and touch are found to be weak. इसका मतलब है कि केमिकल से पकाए गए फल दिखने में तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उनका स्वाद, उनकी खुशबू और उनका टेक्सचर ये सब अच्छा नहीं होता, ये सब कमज़ोर होता है। इसके उलट नेचुरल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। Natural ripening of fruits is a physiological process which makes them edible, tasty and nutritious. जब फल प्राकृतिक रूप से पेड़ पर पकता है तो वो खाने लायक, स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है। वो नरम होता है, मीठा होता है और उसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, adverse health effects of artificial ripening, यानी कृत्रिम रूप से पकाने के बुरे स्वास्थ्य प्रभाव। The symptoms of arsenic or phosphorus poisoning are diarrhea, weakness, vomiting, and a burning sensation in the chest and abdomen. इन केमिकल से आर्सेनिक या फॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके लक्षण हैं दस्त लगना, कमजोरी आना, उल्टी होना और सीने और पेट में जलन होना। हमारा आखिरी विषय है पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक। Pesticides are used to protect crops against insects, weeds, fungi and other pests. कीटनाशकों का इस्तेमाल फसलों को कीड़ों, खरपतवार, फंगस और दूसरे कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। Pesticides are potentially toxic to humans and can have both acute and chronic health effects, depending on the quantity and ways in which a person is exposed. कीटनाशक इंसानों के लिए जहरीले हो सकते हैं और इनसे तुरंत और लंबे समय तक चलने वाले दोनों तरह के स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। They protect crops and increase the number of times per year a crop can be grown on the same land. ये फसलों की रक्षा करते हैं और पैदावार को भी बढ़ाते हैं। Uses of pesticides. They are used in agriculture to control weeds, insect infestation and disease. इनका उपयोग खेती में खरपतवार, कीड़ों के हमले और बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। They are also used to control organisms that are harmful to other human activities. इनका उपयोग उन जीवों को नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है जो इंसानों के दूसरे कामों के लिए हानिकारक हैं। तो इसी के साथ हमारा सोशल फार्मेसी का चैप्टर 3 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ यहीं पर खत्म होता है। आज हमने पोषण, स्वास्थ्य के प्रकार, अलग अलग पोषक तत्वों और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई जरूरी विषयों को विस्तार से समझा है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, व्हाट इज वन चेंज अ पर्सन कुड मेक टू देयर डाइट बेस्ड ऑन टुडेज चैप्टर दैट कुड इंप्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ। यानी आज के इस चैप्टर के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने खान पान में ऐसा कौन सा एक बदलाव ला सकता है जिससे उसका पूरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।